सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नफरत इंतहा पसंदी की सियासत अपनी मौत आप मर गई और अब की बार 400 पार के सपने मिट्टी में मिल गए। भारत इंतखाबात, मोदी के बयानिए को बदतरीन शिकस्त। मोदी वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं, फैसला इत्तेहादियों के हाथ में। सियासी झगड़े पार्लियामेंट में क्यों हल नहीं हो रहे? इत्तेहादी हुकूमत और तनकीद का निशाना सिर्फ नून लीग। मुफाहमत वक्त की ज़रूरत है, रहबर समझते क्यों नहीं है? सियासी इस्तेहकाम का ख्वाब ताबीर कैसे मिलेगी? प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ आज की पहली बड़ी खबर के साथ। नाज़रीन, ये कानून फितरत समझ लें कि कमीने जितना भी अरूज पालें आखिर को ज़लीलो ख्वारी होते हैं, और यही सब कुछ भारतीय इंतखाबात में, इलेक्शंस में मोदी के साथ हुआ। क्योंकि इस फ्रॉडियर ने जाली सर्वे करवाकर मीडिया को ख़रीद कर जो अपनी मकबूलियत का एक महल बनाया हुआ था, वो भारतीय अवाम ने एक ही धक्के में ज़मीबोस कर दिया। इस फ्रॉडियर के दावे थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन शाबाश है भारतीय वोटर्स को जिन्होंने मोदी को मारी है ऐसी मार कि भारतीय जनता पार्टी में मची हुई है हाहाकार। क्योंकि बड़े तकब्बुर और फ़ख्र से इस फ्रॉडियर ने राम मंदिर के इफ्तिताह से जो इंतखाबी सफ़र शुरू किया, उसका इख्तिताम उसी अयोध्या के मुकाम पर बदतरीन शिकस्त से हुआ है। मैं ये कहती हूँ कि अगर ज़रा सी भी गैरत हो ना तो बंदा शर्म से डूब मरे, मगर इस बेशरम का शर्म से क्या काम? हिंदुत्व का दिल समझे जाने वाले अयोध्या ने मोदी को इतने ज़ख्म लगाए कि सादा अक्सरियत लेने के बावजूद बीजेपी के जो कैंप हैं उनमें सफ़े मातम बिछी हुई है। रोने धोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही हैं। और इस बेशरम को अगर देखें कि मीडिया पर खुशी का इजहार करता फिर रहा है, तीसरी बार हुकूमत बनाने के भाषण दे रहा है। देखा आपने इस जैसा को बेशरम, बेगैरत और कमीना शख्स? मैं ये कहती हूँ इसे गुजरात के मजलूमों की आहें ले डूबी हैं। भारत के लिए तो खास तौर पर मुसलमानों और कश्मीरियों की बद्दुआओं ने नरेंद्र मोदी की बदबख्ती को मुमकिन बनाया है। इस बेशरम को वज़ीर आज़म बनाना है या नहीं, ये फैसला बीजेपी ने नहीं बल्कि अब इत्तेहादियों ने करना है, जिनके लंबे मुतालिबात की जो लिस्ट है उस पर भारतीय मीडिया में बहस होने लगी है। जैसा ये बेशरम और बेगैरत है, हो सकता है कि सौदेबाजी करके तीसरी बार वज़ीर आज़म बन भी जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, मेरी बात आप लिख कर रख लें कि अगर इस बार इसकी हुकूमत बनी तो आप देख लीजिएगा कि वो सहारों पर बनी हुकूमत होगी, बाकायदा लंगड़ी हुकूमत होगी, इत्तेहादियों के ताउन की मोहताज होगी, तगड़ी ऑपोजिशन के रहमो करम पर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और मोदी ने भारत की सेकुलर जो शनाख्त है वो ख़त्म करने और हिंदुत्व के जिस एजेंडे को अमली जामा पहनाना था, वो सारे प्लान मट्टी में मिल गए हैं। और भारत में जो लोकसभा की आपको पता है 543 नशिस्तें हैं, उनमें से 272 सीटें नशिस्तें हासिल करने वाली जो जमात है वो हुकूमत बनाती है। अब इस लिहाज से अगर भारतीय इंतखाबी नताइज हैं, इन रिजल्ट पर अब नज़र डालें तो जो कांग्रेसी इत्तेहाद है उसने इंडिया की जो हैरान कौन आप कह लें कि कामयाबी हासिल की है, और मोदी की जो इंतखाबी इत्तेहाद के मुकाबले में अब तक की 240 नशिस्तों पर मैदान मार लिया है। अगर 2019 के मुकाबले में देखें जब कांग्रेस और इत्तेहादी जमातों ने सिर्फ आपको यादों का 91 नशिस्तें जीती थी, तो ये बड़ी कामयाबी। और दूसरी तरफ जो मोदी का इंतखाबी इत्तेहाद है महज 292 जो नशिस्तें वो हासिल कर पाया है। अच्छा, अगर सच पूछें ना तो इस फ्रॉडियर ने इलेक्शंस में बीजेपी को ही नहीं डुबोया, बल्कि बीजेपी पर जो सरमायाकारी करने वाले, ज़रा गौर से सुनिएगा, भारतीय जो अरबपति लोग हैं ना, जिसके दोस्त हैं, उनकी भी बैंड बजा दी है। इंतखाबी नताइज के बाद हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट और इंडियन जो टाइकून्स हैं उनके खरबों रुपए डूब गए हैं। और मैं आपको बताऊं, ब्लूमबर्ग के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो मोदी की करप्शन के जो सबसे करीबी, इसके यार ख़ास कह लें, गौतम अडानी, उसका हुआ है, जिसके आप ज़रा सुनते जाइएगा 69 खरब 64 अरब रुपए डूब गए हैं, जिसे एक दिन में दौलत में सबसे बड़ी कमी करार दिया जा रहा है। मुकेश अंबानी को 7 खरब, जंदाल ख़ानदान को 5 खरब और कुमार मंगलम को 2 खरब से ज़्यादा का नुकसान इन इलेक्शंस ने पहुंचा दी है। अब ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय मीडिया को ख़रीदने और इलेक्शन पोल्स को मैनेज करने के लिए मोदी के कहने पर पानी की तरह पैसा बहाया और डुबोया भी। अब यकीनन सारे कहीं मेरे ख्याल से अकेले बैठे आंसू भी बहा रहे होंगे, कितना नुकसान करवा लिया, और मोदी को यकीनी तौर पे गालियाँ भी निकाल रहे होंगे। लेकिन अब क्या कहते हैं कि वो पछतावे क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। हराम काम
और हराम का पैसा ऐसे ही बर्बाद होता है जैसे कि इन लोगों का हुआ है। अच्छा जी, इस पूरे सूरत हाल पे बात करने के मौजूद मेहमान मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब, जो कि पाकिस्तानी मामलात पर तो नज़र रखते हैं लेकिन इंटरनेशनल जितने भी इशूज़ होते हैं ख़ासतौर पर भारत के हवाले से अब्दुल्ला गुल साहब बड़ा अच्छा तज्जिया देते हैं। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल्ला साहब, हम कह सकते हैं यानी मोदी को बददुआएं भी ले डूबी इस गुजरात के कसाब को, और ये जो इसका जो एक तकब्बुर कह लें, जो इसका इतना गरूर था, और वो भी जो इसकी पॉलिसीज थी बुरी बीजेपी की, सब इसको ले डूबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी मुजाहिदा बहन को जो है वो सलाम पेश करूंगा। आप बड़े जबरदस्त किस्म का आपका बयानिया, आप जो है वो सही पाकिस्तानियत टपकती है एक एक अल्फाज से। बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से पूरी कौम जो है जब सिर्फ सियासत कर रही होती है, आप हैं जो वाहिद इंडिया के खिलाफ एक बात कर रही होती हैं। शाबाश है आपको भी और आपके टेलीविजन को भी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। देखिए, जहां तक कि इंडिया की बात है, इस टाइम पे यकीनन जैसे आपने कहा कि मुसलमानों की आहें और जो जुल्म और सितम, क्योंकि हर जुल्म की इंतहा होती है, और वो जुल्म की इंतहा जो है वो कश्मीर में बोली, वो आसम में बोली, वो जो है वो बिहार में बोली, वो जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बोली, और वो जगह जगह बोल रही है। और सिर्फ मुसलमानों के हवाले से नहीं, वहाँ जो दलित थे उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया, वहाँ जो सिख थे उनका, आपको याद ही है जो फार्मर मूवमेंट के अंदर 800 से ज्यादा बंदे जो है वो मार डाले इन्होंने एक साल के अंदर। यानी कि जिस सतह पे भी जाओ, नरेंद्र मोदी की दहशत गर्दाना सोच और बीजेपी की जो वैश्याना जो उनकी कार्रवाइयां थी वो सामने थी। और फिर ये यही नहीं मामला रुकता, ये मामला आगे जाता है, ये कतर जाता है, कतर के अंदर इनके लोगों को फांसियों की सजा हो जाती है। फिर ये बात जो है आगे चलती है और ये जाके कनाडा में पहुंच जाती है, जहां हरजीत सिंह नजर को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है, और जस्टिन ट्रूडो वजीर आजम जो है कनाडा के, वो खुद खड़े होके फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर नापसंदीदा शख्सियत करार दे के उनके रॉ के एजेंट को है मुल्क बदर कर देते हैं, और वो मामला अभी भी अदालतों में चल रहा है। फिर ये बात यहाँ नहीं रुकती, ये अमेरिका पहुंच जाते हैं, और फिर ना जाने पाकिस्तान में, और अभी जो राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया, और फिर मोदी का खुद बयान आया, अमित शाह का बयान आया कि पाकिस्तान के अंदर जो है मावराए अदालत और जो टारगेटेड किलिंग करके लोगों को, खास तौर पे सिख रहनुमाओं को कत्ल किया गया, ये सब उनकी बातें। अब ये बात जो है यहाँ बात है, एक आपने बड़ी खूबसूरत बात की, और आपने बात की कि वो कॉर्पोरेट इंडिया जिसने पैसा लगाया, कॉर्पोरेट इंडिया ने पैसा लगाया था कि वो शायद तरक्की करेंगे, वो काम बनाएंगे, उनका नाम बनेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी। लेकिन डॉक्टर फिजा, जैसा कि आप जानती हैं कि ज्यादातर तो पैसा इनका सिलिकॉन वैली से आता है। अगर सिलिकॉन वैली का जो कि बाकायदा मगरिब जो है उनके ऊपर मेहरबान है, इसराइल मेहरबान है, अमेरिका मेहरबान है, यूरोप मेहरबान है, और वो उनको जो है चाइना के मुकाबले में एक ताकत के तौर पर, तवाज़ुन के तौर पर देखना चाहते हैं खित्ते में। नतीजा ये निकलते हैं कि वो आईटी का तमाम बिजनेस जो एक जमाने में पाकिस्तान में था वो उठा के उधर शिफ्ट कर दिया गया। अगर वो आईटी का बिजनेस आप उनका निकाल लें तो पीछे उनका धड़न तख्ता हो जाता है। जो वादे वहीद किए थे, नौकरियों के झांसे दिए, वो नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि इस किस्म की जलालत हुई कि जाके इसराइल की फौज के अंदर बाकायदा जो है वो लोग वहां भर्तियां शुरू कर दी, इसकी वीडियोस मौजूद हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ मामला नहीं रुकता, लोग जो है वो इंडिया छोड़ के जाने लगे, उनका ब्रेन ड्रेन होना शुरू हो गया, और जो बिजनेस था उसका भट्टा गोल हो गया। चाइना के साथ जो ताल्लुकात थे वो खराब हो गए, जो चाइना के साथ तिजारत थी, और साथ ही साथ जो लड़ाई का माहौल पैदा किया गया, हर वक्त खौफ की फिजा। और फिर जो हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट था, यानी कि दहशत गर्दाना सोच, सिर्फ हिंदुत्व का मकसद जो राइजिंग और शाइनिंग इंडिया का था, जो लिबरल और सेकुलर इंडिया था, वो खत्म, नीज तो नाबूद कर दिया इस बदबख्त आदमी ने, एक पागल आदमी ने, जिसकी सोच ने पाकिस्तान को भी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपनी पूरी जो है वो कोशिश की, और हमारे इदारे और हमारी हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की। अब्दुल्ला भाई देखिए कि वहाँ के जो कुछ लोग हैं जो समझबूझ रखते हैं, उन लोगों ने भी सबूत दिया कि वो भी इसकी जो हिंदुत्वा जो पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज से इख्तलाफ रखते थे, और वो भी इसकी जो जुल्म सितम की पॉलिसी थी, खासतौर पर माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, सिख हमारे जो भाई हैं वहाँ पे, मतलब कोई भी यहाँ पास से खुश नहीं था। कोई वहाँ पे इंग्लिश वाला सफ़र कर रहा था, फिर कोई अंग्रेज़ी वाला सफ़र कर रहा था, फिर वो उर्दू वाला सफ़र करने में मजबूर हो जाते थे, वहाँ से जिसको मौका मिलता था आगे निकल जाते थे दूसरे ममालिक में। तो अब इन लोगों ने वोट की ताकत से ये साबित कर दिया, इसके मुंह पे एक चमाट मार दी, चपेड़ मार दी, तमाचा मार दिया जोरदार, कि वो भी इसकी पॉलिसी से इख्तलाफ रखते थे।
जी बिल्कुल, दुरुस्त आपने बात की। मैंने कहा कि इसकी पॉलिसी से मगरिब भी नाखुश हुआ, इसकी जो है वो मशरिक भी नाखुश था। अब जो इसके अंदर अब आप देखें, ये चंद्रबाबू नायडू जो हैं, ये इन्होंने ये राज्य सभा के अंदर भी जो है वो रहे, वहाँ भी इनकी हुकूमत थी। अब चंद्रबाबू नायडू जो है वो और नीतीश कुमार दोनों बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं गठबंधन के, जिसको ये कहते हैं कोएलिशन के। और इसके अंदर वो जो अभी आज जो इनकी मीटिंग हुई है, उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में राष्ट्रपति भवन के अंदर हुई है, वो बताया गया है कि उस मीटिंग के अंदर उन्होंने स्पीकर का जो है वो ओहदा मांगा। इसके अलावा 4-5 मिनिस्ट्रियां मांगी हैं। साथ उन्होंने कहा है कि 4% नौकरियों में मुसलमानों को कोटा दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल बीजेपी की पॉलिसी से जो है वो मुतजाद है। और जाहिर है अगर वो ये करेंगे तो फिर बीजेपी नाराज हो जाएगी। जो हिंदुत्व का जो सोच है, जो वहशियाना और दरिंदगी के ऊपर मबनी है, उसको जो है वो शदीद धचका लगेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी को जो पहले ये कहा जाता था 400 पार करूंगा, 303 सीटें पहले मिली थी और इस बार 400 पार के नारे लग रहे थे, वो तो हो गए खत्म। अब एनडीए की अगर हुकूमत है तो उसके अंदर अभी ये देखें कि 18 तकरीबन वो लोग हैं जो इंडिपेंडेंट हैं और 232 के करीब जो है वो इंडिया जो है, जो दूसरा एक गठबंधन है, उसके साथ जो है वो उन्होंने वो 232 सीटों के ऊपर है। अब मसला यहाँ यह है कि इतनी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के साथ इनका चलना और इनका जो जिस तरीके से ये शुतर बेमहार जो है वो पॉलिसियां बना रहे थे और बिल्कुल ये तैयार था। इस बार मैं आपको बता रहा हूं कि ये पक्का तैयार था पाकिस्तान पर हमला करने का, कश्मीर के ऊपर जो है वो अपनी दरअंदाजी करने का, आजाद कश्मीर के ऊपर। और ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पहले भी अपनी एक ब्रिगेड जो है वो बना चुका, जिसको पाकिस्तान ने जूतों के साथ जो है वो दुरुस्त किया। अब ये तमाम वो बातें हैं जिनको हमें सामने नजर रखना चाहिए कि ये अल्लाह ताला ने कोई मेहरबानी की है कि ये एक पागल आदमी की सोच जो है वो जो सेकुलर और राइजिंग इंडिया के जो आड़े आ गई थी, जहां नथुराम गॉडसे को जो है वो हीरो माना जा रहा था, जिसने गांधी को कत्ल किया था, ये वो सोच है जो कि सैफरॉन टेररिज्म कहलाती है। और ये उसका कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी खुद जिम्मेदार है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसी दहशत का नाम है, एक ऐसी सोच का नाम है जो इंसानियत दुश्मन है और वो खुद निचली जात के हिंदुओं को तक नहीं छोड़ती। ये वो सांप है जो अपने ही बच्चों को खा जाता है। ये खतरनाक इंसान है। और बहरहाल अब जो मेरे ख्याल है कि जो इसकी पॉलिसियां होंगी वो मुतसादम होंगी बीजेपी की बुनियाद और सोच से, जिसके नतीजे के अंदर इसको जिल्लत और रसवाई जो है वो इसका मुकद्दर बन जाएगी और इसको या तो इंसान बनना पड़ेगा, वरना ऐसे दरिंदगी अब नहीं चलेगी। चले इसको तो जिल्लत और रसवाई मिलेगी, इसका मुकद्दर बनेगी, जो कि इंतखाबात के रिजल्ट से भी नजर आ रहा है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो जिनका सुकून इसने गारत किया हुआ था वो लोग अब सुकून में आ जाएंगे? वो जो बेसुकून ये फैलाता था उनको सुकून मिल जाएगा? खासतौर पे अगर मैं हमारे मुल्क की बात करूं तो अब्दुल्ला भाई, पाकिस्तान पर ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, भारत में जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, पाकिस्तान पर इसके क्या असरात आप बराह रास्त देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान पे तो बराह रास्त असर आता है, क्योंकि जाहिर है अगर वहाँ फसल को आग लगाई जाती है तो फिर पोल्यूशन पाकिस्तान में भी आता है और हम उसका शिकार होते हैं। लेकिन इसी तरीके से सियासत का भी असर आता है। ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं आएगा। खित्ते में जो तवाज़ुन था, जो कि मगरिब ने पूरी इन्वेस्टमेंट की हुई थी नरेंद्र मोदी के ऊपर, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 90% इन बिजनेस टाइकून्स ने खरीद लिया था। इसीलिए अभी आप एनडीटीवी को देख लें, टाइम्स नाउ को देख लें, इंडिया टुडे को देख लें, एंड यू नेम द चैनल, अब तक देख लें, वो तमाम के तमाम जो हैं उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी को बना दिया और एग्जिट पोल के झूठे जो दावे थे उनको इतना हाइप दिया सोशल मीडिया की बुनियाद पे। उसी तरीके से जिस तरह से एक तंजीम ने पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया को तंजीम बना के और नफरत की बुनियाद के ऊपर काम किया। आप देख लें कि नफरत की बुनियाद वहां थी, उसका क्या नतीजा हुआ, नफरत की बुनियाद यहां है, इसका क्या नतीजा निकलेगा। इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत पे इसको अगर कोई होश ले तो उसको समझना चाहिए है कि मफाहमियत की सियासत चलेगी, नफरत की सियासत का वही नतीजा निकलेगा जो नरेंद्र मोदी का निकला है। ठीक है जी अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी।
वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुआशी जो गुत्थी है उसको सुलझाने के लिए बड़ी कोशिश कर रही है, तगो कर रही है। आपको पता है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मज़ीद जो सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रागिब कैसे किया जाए, ये वज़ीर-ए-आज़म के दौरे का अगर हम कहें टॉप एजेंडा है तो गलत नहीं होगा। अच्छा, अब देखना है कि इसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब किस हद तक कामयाब हो सकते हैं। अब दूसरी जानिब सियासत पर अगर नज़र डालें तो वहाँ पर भी एक इंतशार है, अफरा तफरी है, बेयकीनी की कैफियत है, बेयकीनी की फ़ज़ा है, मुज़ाकरात की सदाएँ, लेकिन मुज़ाकरात और मुफाहमत की कोई सूरत नज़र नहीं आती है। सिर्फ सदाएँ हैं, सूरत नज़र नहीं आ रही। प्रैक्टिकली करना क्या। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुज़ाहमत का भी बड़ा शोर मचाया जा रहा है। और सितम ज़रीफ़ी देखिए कि सियासी तनाज़ात जो पार्लियामेंट में हल होने चाहिए नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये मामलात अदालतों में चल रहे हैं। और जिनके हक़ में अदालती फ़ैसला आता है वो इसे कानून और इंसाफ की जी बहुत बड़ी फ़तह कामयाबी करार देते हैं और दूसरे पर उंगलियां उठाते हुए सहूलतकारी के इल्ज़ाम लगाते हैं। गोया मईशत से सियासत तक एक बहरानी कैफियत अगर मैं कह दूँ तो गलत नहीं होगा। वैसे में माशी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है, कैसे मुमकिन हो सकता है? और माशी इस्तेहकाम अगर नहीं आता तो फिर मुल्क तरक्की कैसे करेगा? इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद सब स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। और अब्बास साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आपकी इजाज़त से ऑन साहब मैं ज़रा नासिर साहब से शुरू करना चाहूँगी। नासिर साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब चीन के दौरे पर हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे से बातें हो रही, सरमायाकारी के बारे से बातें हो रही हैं। एक तरफ हमारे वज़ीर-ए-आज़म सरमायाकारी के बारे से एफ़र्ट कर रहे हैं और एफ़र्ट ज़ाहिर बात है करनी पड़ रही है। हमारी अस्कर की आदत में हम देखते हैं कि SIFC के हवाले से हम देख लें, स्पेशल जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, हम उसके तहत भी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ही लोग सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों पर बड़ा तमस्कुर उड़ाते हुए दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पर। तो हुकूमत के लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब चाइना के दौरे पे वो गए हुए, 6 दिन का दौरा है, 5 दिन का। तो एक ही एजेंडा है कि 4 दिन का। जी मैंने कहा एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान में मुआशी और कहते हैं ना इस्तेहकाम तब भी आएगा जब सियासी इस्तेहकाम आएगा। और उसके लिए आपको पता है कि हुकूमत की ये कोशिश है कि जो अपोजिशन है, जो भी हालात हैं, कोई कहता है मेरे साथ धांधली होगी, कोई कहता है मेरे साथ धांधली होगी, सब धांधली कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना है, कोर्ट फैसले कर रहे हैं। लेकिन सियासी जमातों को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमने इकट्ठे बैठ के इस मुल्क को एक सिम की तरफ लेके जाना है। माशी और सियासी इस्तेहकाम के साथ ही पाकिस्तान की सर एक साथ बैठने के लिए तो तैयार नहीं है ना। वही आप देखें ना, अब अगर इमरान साहब ये कहें कि मैंने बात करनी है तो आर्मी चीफ से करनी है, मैंने बात करनी है तो ISI के जनरल साहब से करनी है, आप मुझे बताएं आपने उनसे क्या बात करनी है? अगर आपने बात करनी है तो हुकूमत से ही करनी है। अगर आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो आपने एक टेबल पे बैठ के ही हल करने हैं। लेकिन अगर आपका एजेंडा ये है कि हमने बात करनी नहीं, हमने इस्तेहकाम लाना ही नहीं, पाकिस्तान इसी तरह गैर मुस्तहकम रहे, तो ये तो फिर आपका एजेंडा है जो नहीं होना चाहिए। बट सब हुकूमत की तरफ से भी ना दो तरह के मुज़ाद बयानात आ जाते हैं। कहीं से खबर आती है कि हुकूमत बात करने के लिए तैयार है, नवाज शरीफ साहब बात करना चाहते हैं, लेकिन कहीं आपकी पार्टी से ऐसे बयानात आ जाते हैं कि इससे बात नहीं हो सकती। नहीं, ऐसी मेरा ख्याल है हमारी कभी बात नहीं। आप ये देखें कि जब इमरान न्याजी साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने कहा था कि हम मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक ही झंडे पे आते हैं। तो इमरान साहब ने कहा आप तो NRO मांग रहे हैं। हाँ। तो बात यह है कि वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में, वो उनका एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि इस्तेहकाम ना हो। और इस्तेहकाम उसी सूरत होगा जब आप किससे बात करेंगे? अगर आपको कोई इलेक्शन में आप चाहते हैं कि कोई नया कानून साजी करे तो वो किसके साथ बैठ के करेंगे? हुकूमत के साथ बैठ के करेंगे। अपोजिशन और हुकूमत बैठेगी तो कुछ बात होगी। साहब ये सवाल है कि मैं आपकी तरफ आ रही हूँ कि जाहिर बात है आप लोग बात किससे करेंगे? आप सियासी लोग हैं, सियासी लोगों से बात करेंगे, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या तासुर देना चाह रहे हैं, क्यों बात नहीं करना चाहते आप सियासी लोगों से? बीबी ये वाली जो राम कहानी है इसको सुनाते अस से गुजर गया, हम तो बूढ़े ही हो गए सुनाते। एक दफा फिर ये शुरू कर बात उससे की जाती है जिसके पास ताकत हो, जिसके पास मैंडेट हो। अगर ये जो लोग बैठे हैं, क्या आप समझती हैं, आप अपने दिल से पूछिए, क्या इनके पास कोई ताकत है? ये तो पेट्रोल की कीमत 15 रुपए कम करके आधे घंटे बाद वजीर खजाना की वो चुटकी बनाने पे 3 रुपए कर देते होते हैं। बिकॉज वजीर खजाना एक ताकतवर शख्स है, वो एक तोहफे में जहेज में इनको मिला। जहां ये अपना वजीर खजाना नहीं संभाल सकते, जहां ये अपना वजीर दाखिला नहीं संभाल सकते। वजीर खजाना प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा ताकतवर होता है। वजीर दाखिला उससे ज्यादा ताकतवर है। आप ये देखें पाकिस्तान की तारीख में कभी वजीर दाखिला अपनी मर्जी के बगैर कोई हुकूमत नहीं लाई, इनको वो भी तोहफे और जहेज में मिल गया।
वो यानी चाहे तो आप ये इस्लामाबाद मानते हैं कि ब्लॉक वजीर दाखिला वजीर आजम से ज्यादा ताकतवर है? इस वक्त दोनों वजीर आजम ज्यादा ताकतवर है। 15 रुपए रेट गिराया था और 10 मिनट के बाद वजीर खजाना ने आंख की चोटी इसके जवाब में आपसे मैं देता हूं इसका खबरदार शहबाज शरीफ, ये 15 रुपए नहीं कम हो सकता, 3 रुपए। मैंने कहा सर 3 रुपए। जहां पे आपकी ये कमजोरी हो वहां बैठ के आप इनसे क्या बात करेंगे? जिन लोगों की ताकत की वजह से ये लोग इस सिस्टम में बैठे हुए हैं, जिन लोगों की सपोर्ट की वजह से बैठे होंगे, उनकी इजाजत के बगैर ये हमसे बात भी नहीं कर सकते। देखिए, सियासी डायलॉग करना कि जी हमसे कोई नहीं बात करते, सियासी लोग हैं, और भाई तुम सियासी लोग जरूर हो, पर तुम्हारी वो सियासी जमहूरियत वाली वो ताकत नहीं है। तुम लोगों के पास ना मैंडेट है, ना वो एथिकल वैल्यू है। देखिए, इनके जितने मिनिस्टर्स, MNAs, MPs जब हमसे अकेले में मिलते तो हमें कहते हैं यार हम बड़े शर्मिंदा हैं, और इनमें से आधे से ज्यादा मानते हैं कि यार हम इलेक्शन हार चुके थे, अब क्या करें, हमें उन्होंने जिता दिया, बाहर बैठे। उनके पास वो वैल्यू नहीं है जो एक आपको हुकूमत करने के लिए एथिकल वैल्यू चाहिए। दे डू नॉट हैव इट। आप इनके साथ क्या बात करेंगे? चले तो एक नाम बता दें, आप एक नाम बता दें जिनसे आप बात कर सकते हैं या करना चाहते हैं। अच्छा बीबी, बात हम तो जिनसे बात करना चाहते हैं, लगता है मूड उनका भी नहीं है बात करने का, इसलिए बात कहीं खत्म नहीं। आपने आरिफ अलवी साहब का बयान सुन लिया होगा कि हम डिसअपॉइंटेड हैं कि जो लोग जिनसे बात करनी चाहिए, इशू इस वक्त इनके साथ तो हमारा है नहीं, ये तो बेचारे हमारी तरह मारे कुटे हुए लोग हैं। जिनके साथ इशू है, अगर वो बात करने को तैयार नहीं है तो ये बात नहीं। सो इस वक्त पाकिस्तान बेसिकली एक जगह फंस चुका है। देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। हम देखें, हमारी लीडरशिप जेल में है, हमारी लीडरशिप जेल में, हमारी पार्टी की मेन जो की मुझे लोग हैं। समझ नहीं आती आप लोगों की सोशल मीडिया पॉलिसी के हवाले से भी मैं खबर पढ़ रही थी कि आप लोगों की सोशल मीडिया पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी, आप लोग फैसला कर रहे हैं, यानी आप लोगों को भी महसूस हुआ कि आपकी सोशल मीडिया पॉलिसी इंतहाई बुरी है। अब मुझे समझ नहीं आती कि जब से ये आपकी हुकूमत जब 2022 में गई थी, अदम एतमाद आया था, उसके बाद से लेके अब तक का जो टाइम है, सोशल मीडिया पर आपके जो वॉरियर्स हैं, जो कि बाकायदा सोशल मीडिया पर मैं क्या बोलूँ, एक आपकी PTI की ब्रिगेड है जो हर वक्त एक्टिव रहती है, जिनके खिलाफ आप लोगों ने मुहाज़े जंग संभाला हुआ है, आप लोग उन्हीं से बात करना चाहते हैं। वहाँ पर किस किस तरह से बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े ओहदों पर बैठी फाइज शख्सियात जो हैं, उनके बारे में किस तरह की कैंपेन चलाई जाती है, और आप लोगों के अकाउंट्स होते हैं, PTI सपोर्टर्स होते हैं, आप लोगों के कुछ मेन अकाउंट्स भी होते हैं, तो उन्हीं लोगों से फिर आप बात करना चाहते हैं जिनका आप लोग इमेज और सालमियत पे सवालिया निशान हर वक्त लगाए रखते हैं सोशल मीडिया पर। ये दोहरा मयार नहीं है? इतना लंबा सवाल करते हो आप, थकी नहीं है ऐसा लगता है। मैं आपको फिर दोबारा समझा रहा हूं। आप लोग ने थके तो हम क्यों थके? हम सवाल पूछेंगे, जारी बात। मैं जनाब अर्ज कर, सोशल मीडिया की टीम्स पहले याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर आज हमारी जिस पोजीशन में जहां पर खड़े हैं, अगर उसको ये कहा जाए कि इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, वो सोशल मीडिया टीम का, हम इससे कोई दूसरी राय नहीं। हमने तो जलसे भी सोशल मीडिया पे किए, वर्चुअल जलसे कर करके। आखिरी दिनों में 8 फरवरी को जिस तरह हमारा निशान खींचा गया, अगर ये सोशल मीडिया की टीम ना होती तो शायद लोगों तक वो पैगाम ही ना पहुंचता कि हमारे वो कद्दू, बैंगन, तूरियां जो हमें मजाका खेस किस्म के निशान दिए गए, ये सोशल मीडिया की टीम थी जिसने अवेयरनेस करके लोगों को बचाया कि इस हलके में कद्दू है, वहां पे बैंगन है, वहां जूता है, वहां ढोल है, वहां गधा रेडी है। तो ये निशान बताने के लिए सोशल मीडिया की टीम थी। Having said that, there is always a room for improvement. ये तो हो नहीं सकता ना कि हर चीज बिल्कुल फाइनल है और आपकी ये जो पॉलिसी परफेक्ट है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेक्शन तो हर जगह होती है। पाकिस्तान के आइन में करेक्शन की जरूरत थी, आप 19 तरमीम लेके आ गए। पाकिस्तान के बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो इस वक्त इंप्रूवमेंट मांग रहे हैं, आप उसमें कवर भी ले आए, तो ये हरफ आखिर में तो कहीं आपने कोई ना कोई थोड़ी बहुत ही करेक्शन भी करनी होती है जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब ये नहीं दिया कि तो सोशल मीडिया पर आप लोग कैंपेन कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात का नाम और तस्वीर लगाकर, उस कैंपेन के लिए आप जवाब देंगे कि क्या तासुर देना चाह रहे होते हैं आप लोग? मैं आपको जैसे मैंने आपको कहा, आप फिर वही सवाल पूछेंगे, मैंने आपको फिर वही जवाब दूंगा कि आप इंतखाबी निशानों पे पहुंच गए। मैं आपसे कुछ और सवाल पूछ रही थी, आप इंतखाबी निशानों पे पहुंच गए। मैं तो अर्ज कर रहा हूं जनाब, मतलब इस तरह के जो इंतखाबी निशान आपको मिले थे उसका बदला आप बड़ी बड़ी शख्सियात से ले रहे हैं, उन्होंने तो नहीं दिए थे। अच्छा बीबी, ठीक है ना, अगर आपको स्पेसिफिक एक साइड पे मुझे लेके जाना चाहती हैं तो ये मैं आपके अज़ाइम आपको कामयाब मैं सिर्फ आपसे सवाल, ये आप लोग की आदत है ना कि आप इल्जाम तराशी शुरू करते हैं। मैं आपको कौन सी साइड पे, चले मेरे सवाल का, मैं आपको कौन सी साइड पे ले जाना चाह रही हूँ? मैंने आपसे सवाल पूछा, ऑन साहब मेरा पूरा राइट है आपसे सवाल पूछना, मैं आपको टाइम दे रही हूँ जवाब के लिए। आप कह रहे हैं एक साइड पे मुझे ले जाना चाह रही हूँ, कौन सी साइड पे आपको ले जाना चाह रही हूँ? यही तो आप लोगों का मसला है। मैंने सवाल पूछे, कौन सी साइड पे आपको ले जाना चाह रही हूँ मैं? बीबी आप सवाल पूछ ले, मैं आराम से जवाब 3 दफा पूछे आपसे सवाल, जितने नाज़रीन देख रहे हैं 3 बार पूछे, आप नहीं जवाब दे रहे मुझे। आप इंतखाबी निशानों पे, बैंकर पे, चीजों पे चले गए। मुझे बताएं कि मैंने आपसे सवाल पूछा है, आपने नहीं जवाब दिया। मैंने दूसरी बार पूछा, आपने नहीं दिया। आपने कहा मुझे किसी साइड पे ले जाना चाहती, मैं नहीं जाऊंगा।
मैं किस साइड पर जाना चाहती हूँ, तो पहले क्लियर कर लेते अब मैं हैं। जवाब दे दूं अगर आपकी इजाजत हो तो मैडम, अगर आप इजाजत दें तो, अगर आपका गुस्सा ठंडा इजाजत तो होगा। सर आप लोग दे दें, गुस्सा आप लोगों का ठंडा नहीं हो रहा। हजूर मैंने तो कोई बात ही नहीं की, आप सवाल पे सवाल पूछी जा रही, मैं अगर आपको जवाब अपनी मर्जी मैंने का एक दे दूं सवाल तो मैं आपसे देना 3 चाहता बार पूछा, आप नहीं उसका जवाब दे रहे, चले ठीक है आप ना दें, मैंने मर्जी आपको आपकी, कह दिया। नहीं आपके पास जवाब, आप जी, ना आपको- दें। बट साहब जी, क्या जी। कहेंगे? देखें इनसे पूछे जी, जमात हमारी है, हुकूमत हमारी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमारे हैं, उनकी काबीना है, इससे आपको क्या लगे? आपने बात करनी है कि नहीं करनी है? आप जिनसे बात करना चाहते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं जी हमने आपसे बात नहीं कर दी, और आपसे क्यों बात करें? वो बात आपने एक जो होती है ना सियासी जमातें, जमहूरी मुल्क में बातें अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान होती हैं तो उसका कोई ना कोई हल निकलता है। अब ये ना मानने वाली बात है। अभी आपने देखें सर अब आपकी हुकूमत को गैर आईनी हुकूमत कहते हैं ना, आपकी हुकूमत को मानते ही नहीं। नहीं, ये तो वो कह अपने रहे हैं, आप को बात भी नहीं कर- मानते। ये तो इनका जो निशान है ना, वो क्यों गया इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, ये तो मानते ही कुछ नहीं। एक बात भी कभी ये मानेंगे? मुझे बताएं, इमरान खान साहब ने वो एक हमला केस हुआ ना, एक गोली फायर को हो गया, हाँ तो इमरान साहब ने, आपको पता है कितनी गोलियां निकाली? उसमें से 4 मुझे इधर लगी, 2 एक बंदे की शलवार में लगी, 8 उधर लगी, वो 13-14 गोलियां चला दी। तो बात ये, झूठ बोलने से आप कब तक इस तरह कहते हैं ना कि जितना झूठ बोलो आप समझते हैं कि बोलते, कहते हैं ये सच यही है, हकीकत यही है कि आप लोग ये माने कि आपने 9 मई किया। अब आप आज तक ये माने 9 मई? वो वीडियो सामने आ गई जिसमें वो पीटीआई के रहनुमा कह रहे हैं इधर चलो कोर कमांडर के घर चलो। अगर वो नहीं है, आप 9 मई का सर माफी उसका मांग इल्जाम लेते भी हैं। आप लोगों पे लगाते, कहते कि वो तो नून लीग ने करवाया था। हमने कराया था। अच्छा, वो जो हाँ, वो तो हालांकि सबके सामने वो ऑडियोज जो वीडियोज है, फिर भी डॉक्टर आप इल्जाम राशिद लगा है देते। वो हमारी है, वो इनकी है ना, यास्मीन राशिद, हाँ। जो कह रही थी कि इधर चलो बिल्कुल, चलो। ये नहीं किया। बात ये है, उसके बाद अभी ट्वीट की हालत देखें आप, कितने दिन से ये ट्वीट आया। कभी ये कहते हैं अमेरिका से ऑपरेट होता है, कभी कहते हैं जी हमें इससे क्या भाई। इमरान खान के ट्वीट पे एक ट्वीट आया, ट्विटर पे एक ट्वीट आया, आप अगर समझते हैं हमारा नहीं है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। इन्होंने आज तक डिलीट किया। ये लंबी बहस करेंगे, वो ये हुआ, वो इस तरह हुआ। तो बात ये है, ये जब तक हकीकत को आंखें नहीं खोलेंगे, झूठ बोलते रहेंगे। अब हम कहते हैं कि देखिए, एक काम के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, पाकिस्तान की जो ठीक है। जिस तरह माशी हालत है, उसमें सियासी जमातें अगर एक पेज पे आ जाए कि हमने पाकिस्तान को मजबूत करना, हम इनको कहते हैं, दावत देते हैं, कहते हैं जी हम आपसे बात ही नहीं करते। ठीक है, और साहब क्या कहेंगे? और दूसरी बात है, बट साहब आपके साथ बैठने के लिए तैयार है, आप बैठेंगे उनके साथ? जी भी बिल्कुल बैठने के लिए तैयार है, मैंने आपको पहले भी यही जवाब दिया था। हम बिल्कुल बैठने के लिए तैयार है, लेकिन उनके साथ जिनके पास मैंडेट हो। अगर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक सियासी शोबदाबाजी करनी है, एक रात को टॉक शो पे सिर्फ चंद अच्छे अच्छे सियासी अल्फाज इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाना है, तो हमें कोई शौक नहीं। आप पहले से कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने ये सब कुछ करना है? भी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जिसके पास कैसे आप इतनी लोगों को ताकत ख्वाब नहीं, आता है? भी अगर आप थोड़ा सा मुझे बोलने की ताकत दे दिया करें ना, थोड़ा टाइम दे दें, बिकॉज आप एंकर हैं, आपने सवाल पूछना, मैंने कौन जवाब सा देना। अगर आपने आपको- कहा कि इन लोगों ने मैं अगर बोल- ये सब करना है, शोबदाबाजी करनी है, टॉक शो, मैंने कहा आपको कैसे पता है? मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा, आपको कैसे पता है? पहले से मैंने कैसे आपको पता है? जैसे पहले बताया, हम्म। मैंने आपको जैसे पहले जी, जी, बताया कि जी, जिसके जी। पास पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का इतना अख्तियार नहीं है, जिसके पास अपना इंटीरियर मिनिस्टर लगाने का अख्तियार नहीं है, जिनके पास अपना पंजाब का चीफ सेक्रेटरी लगाने का अख्तियार नहीं है, जिनके पास पंजाब का आईजी लगाने का अख्तियार नहीं है, जिनके पास इस्लामाबाद पुलिस का अपना आईजी लगाने का अख्तियार नहीं है, वो हमारे साथ बैठ के क्या बात करेंगे? आपके पास वाकई क्या वो इख्तियार हमें नहीं है, क्यों आप लोग वाकई हमारे इतने पास- लाचार हैं, इतने बेख्तियार हैं, देखें सब ना, कह ये रहे पता नहीं क्या हैं। जरा बात मैंने कर कहा रहे हैं। उनको जवाब दे हमारे देना। पास इख्तियार है, हम वज़ीर आला जो हमारा है, वज़ीर आज़म हमारा है, जो मिनिस्टर है वो हमारे हैं, वज़ीर दाखिला हमारा है, काबीना का मेंबर है, तो उसकी पावर प्राइम मिनिस्टर ने सबको एक्सेप्ट किया है। बात हमने हमसे करनी है या आप हमारे ऊपर ढूंढ रहे हैं कि ये कौन है वो कौन है? बात करनी है तो आपने हुकूमत से करनी है। हुकूमत में इस वक्त पीपल्स पार्टी भी बैठी है, एमकेएम भी बैठी है और मुस्लिम लीग नून है, वज़ीर आज़म हमारा है। मेरा एक सदर सवाल है आसिफ ऑन अली जरदारी साहब, है। ऑन साहब, जब आप लोगों की हुकूमत थी तो आप लोगों के पास पूरे इख्तियारात थे? क्योंकि बाद में कुछ ऐसी बातें आपके अपने लीडर भी करते रहे, बानी चेयरमैन, कि फलां चीज़ मैंने फलां के कहने पे कर दी थी तो फलां के कहने पे कर दी थी। अच्छा देखिए बीबी, जब आप हुकूमत में होते हैं ना, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, और मैं ये बारहा टॉक शो तो फिर आप उनको दाने क्यों दे रहे हैं? आपने तो खुद ही अपनी बात की नफी कर दी है।
डॉक्टर साहब अगर आप थोड़ा सा ना 2 मिनट के लिए सब्र करें ना, यकीन करें आपकी और मेरी जिंदगी ना, बहुत बातें आसान ऐसी हो कर रहे ना जाएगी। साहब। आपकी और मेरी जिंदगी चलिए ठीक आसान हो है, जाएगी। आपने कहा जब पता भी नहीं कोई आज हुकूमत में किस तो मुल्क में ये कैसे बात जरा गौर से सुन लीजिए। आपने कहा कि अब आप खुद हंस Compromise पड़े हैं। आपने कहा कि जब आप हुकूमत में होते हैं आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते थे। मैंने आपकी हुकूमत के बारे में पूछा कि आप बाख्तियार थे, अपनी दफा आपकी ये राय है, उनकी दफा आप उनको ताने दे रहे हैं कि आप आ जाते, मैं मुझे एंकर बना दें, आप जरा इधर आते हैं, पता लग जाएगा चीज़ों चलिए को। आज थोड़ा सा हमारे बात प्रोग्राम भी हो रहा है, हम आपको उसमें दावत देते हैं, आप आ जाएं, उसमें जो क्वालिफाई करेगा वो एंकर बस होगा। रहने दो, जिस तरह का चलिए अल्हम्दुलिल्लाह और ये साहब, सिलसिला चलें जी, मुश्किल चलें चल जी। सके। आपकी बात अगर 2 मिनट बात कर लूं, जी, अगर इजाजत हो प्लीज, आपकी, प्लीज, अगर जान के मान मौजूद जी प्लीज। चल। मैंने कहा इंसान को कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, और मैं मानता हूं कि हमें बहुत सारी ऐसी प्राइस पे करनी पड़ी सेम पेज की वजह से, लेकिन हमारी पहली बारी थी। हमें पहली दफा बहुत थिन मेजॉरिटी के साथ आए थे, वहां पे कॉम्प्रोमाइज थे कि कई ऐसी मजबूरियां करनी पड़ गई। लेकिन ये तो चौथी दफा हुकूमत कर रहे हैं, इनको तो पता था कि इतनी कितनी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ी। हैव दे लर्नड इट? डू यू रियली थिंक? वो कहते हैं ना कि 30 नंबर पे खड़ा था, 3 नंबर दिए गए, मैं 33 में पास हो गया। तो 3 वाले को 30 देके 33 किया गया। इन लोगों के पास तो वो इखलाकी मैंडेट ही नहीं है किसी पे बात करने का। सो ये कंपैरिजन हमसे करना वो किस किस्म का? आप मुझे ऐसी चीज बता दे। हमने कहा, खान साहब ने दुनिया के सामने कहा कि यार बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना मेरी गलती थी। यस, उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमीशन को लगाना मेरी गलती थी। हैव दे एवर एक्सेप्टेड इट? नहीं, बिकॉज हमारे पास इखलाकी जुर्रत है अपनी गलतियों को तस्लीम करने का। पास इनके पास इखलाकी मैंडेट ही नहीं है, जुर्रत कहां से आएगी? दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद और नवाज साहब और नासिर भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुल्क के जो हालात हैं, ज़ाहिर बात है माशी इस्तेहकाम, उसके लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, जो कि इलेक्शंस के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इंतखाबात हो गए, हुकूमतें बन गई, लेकिन अभी वो ना सियासी इस्तेहकाम आ रहा है ना माशी इस्तेहकाम आ रहा है। तो आप लोग गैर मशरूत तौर पर इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, मुल्क के लिए, मईशत के लिए, बेहतरी के लिए? अच्छा, ये जो फिर वो बात है कि क्या इसमें ये लोग तैयार होंगे वो चीज जो बेअसूली पे बुनियाद है उस पे ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? सामने बैठे ना, अगर पूछे, इस बट वक्त सब तैयार मैं हैं यही आप तो लोग? कह रहा हूँ ना कि देखें, इलेक्शन कमीशन पे आपको इतराज़ है या जो बंदा जो सीटें जीती हैं उस पर इतराज़ है, उसके लिए एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गए। आप वहाँ गए हुए हैं, लोग वहाँ अपना केस पुट अप कर रहे हैं। इलेक्शन अगर 2 मिनट के लिए मुझे तो वो जो बोलने बंदा देना, है आप इलेक्शन एक कमीशन की जो ही बात बात करते थे, वो डॉक्टर साहब, खान दो साहब के मिनट दौर का के लगा हुआ बंदा नहीं था? उन्हीं ने देखे ना, हाँ, इन्हीं तो के उसपे ने लगाया उनपे ना एतमाद जी। नहीं है, उन पे कहते हैं एतमाद नहीं है। आप मुझे बताएं कि कोई भी बंदा, आप मुझे बताएं, अदालतें अपने काम करें अगर ठीक। अभी भी आप, अगर मैं आपको आज फिर ये कहता हूँ कि 9 मई आपने नहीं किया, आप कहते हैं हमने नहीं किया जी, ट्वीट इमरान खान कहता है मैंने नहीं किया, तो आप मुझे बताएं कि वो जिसने किया वो जिम्मेदार है? गलत हुआ है कि नहीं हुआ है? 9 मई जो हुआ है वो ठीक था? आप उसको कंडेम करते हैं? डॉक्टर साहब मैंने जवाब देना इनका? आपने मेरे ख्याल से ये बात सवाल पूछ के जवाब दे दिया। अच्छा चले, मैं एक सवाल जवाब दे दूं अगर आप इजाजत दें तो। सिर्फ ये बार बार जो आप कह रहे हैं कि जी पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने इनको लिख के दे के 9 फलाने लोगों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हेड बना के दे रहे हैं। 2.5 महीने से इलेक्शन ट्रिब्यूनल की हेड पंजाब हुकूमत रोक के बैठी हुई है। एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के जजेस के नाम लिखे थे, उन्होंने वो तक नहीं लगाया। 9 मई के ढकोसले में आखिर ये लोग कब तक छुपेंगे? इतने बहादुर हैं तो अपने कंधे पे किसी और पे कंधे पे रख के बंदूक मत चलाएं। नहीं, ये 9 मई का वाकया हुआ कि नहीं हुआ है? 9 मई की जो नौटंकी है कब तक आखिर बेचते रहेंगे? ये खत्म हो चुका है। कौम 9 मई से आगे निकल गई है। अगर 9 मई इतना था तो 8 फरवरी को ये वोट ना डालता। लोग पागल नहीं है। आप कह रहे 9 मई खत्म हो चुका है, मतलब आप लोगों ने अब ये सोच लिया कि 9 मई खत्म हो चुका है, किसी को सजा नहीं होगी? 9 मई पहले, अगर 8 फरवरी को आपको जवाब मिलने गया था, अगर ये इतना बड़ा इशू था, इलेक्शन में आपको जवाब नहीं मिला? पंजाब में जिमनी इलेक्शन में आप सब सीटें हार गए। मैं वैसे, अगर आप थोड़ा मुझे बोलने दें या फिर आप सवाल अब दोनों अगर बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। वैसे मैं नाज़रीन पे छोड़ती हूँ, जितना आप बोल रहे हैं इस प्रोग्राम में उतना मैं भी नहीं बोल रही और ये मेहमान भी नहीं बोल रहे। चले फिर दोबारा बोल रहे हैं आप, ठीक है? आप मेहमान है, काबिल एहतराम है, बोलिए जी। 9 मई खत्म हो गया। जी जी, चले। हाँ, ये बात मैंने पूछी तो 9 मई खत्म हो गया आपके मुताबिक? वो कह रहे हैं 8 फरवरी को खत्म हो गया, उन्होंने अपना जवाब ये दिया। जी ओन साहब, मैंने कह दिया जी कि अगर 9 मई इतना बड़ा इशू था तो लोगों ने 8 फरवरी को उसका जवाब दे दिया। अब ये इशू खत्म हो चुका है। इशू इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का है। 9 मई का इशू खत्म नहीं हुआ ऑन साहब, ये बात क्लियर कर लें। 9 मई खत्म नहीं हुआ इशू। उसके लोग जेल में क्या कर क्या कितना, मतलब आप लोग इतना लाइट ले रहे हैं 9 मई को? अच्छा, अब अगर आप इजाजत दें तो मैं इस पे
बीबी वैसे एक बात बताऊं, अगर आप सिर्फ अपने गेस्ट को थोड़ा मौका दे दे बोलने का, आप यकीन इतना करें बोले, चीजें बहुत यकीन आसान करें कि होती हैं। आपसे जरा सा भी आप- क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं तो आप गुस्सा हो जाते हैं ओन आप साहब। आप यकीन करें पिछले 20 मिनट में आपने पता नहीं कितने सवाल पूछे होंगे। अगर आप सिर्फ मौका दे दें मुझे बोलने का, आपको that'll be इतना very मौका kind तो of दिया, बोले तो जा रहे हैं ओन साहब। चलिए जी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू जी, प्लीज। मेरा सिर्फ जी, मैंने अपना पॉइंट ऑफ यही दिया है कि जनाब एक इशू खत्म हो चुका है। इस वक्त 8 फरवरी आ गया, 8 फरवरी को मैंडेट चोरी हो गया और एक ऐसी हुकूमत को जिसके पास कोई मैंडेट नहीं, उसको पाकिस्तान पे नाफिज कर दिया गया है। अब कौम, पूरी पाकिस्तानी कौम इन चोरी शुदा मैंडेट के लोगों को अब बहुत बड़ा खमियाजा भुगत रही है और ये भुगतेंगे। और ये जिद जो है ना, ये बहुत दूर जाएगी जब तक कुछ नहीं बचेगा। एट द एंड ऑफ द डे याद रखिए, जब तक इमरान खान साहब वापस इस मुल्क में दोबारा, अगर आपने स्टेबिलिटी लानी है, आपको पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर को वापस लाना पड़ेगा, जिसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि तो- पूरी Last comment, दुनिया बट सब की आपका हुकूमत last comment। पाकिस्तानी देखिए- पैदावार है। उस जी जी, आप बट मेरे अगर आप भाई, आप सिर्फ जो 2 बात मिनट कर प्लीज रहे हैं, आप सोच समझ के बात करें। 9 मई आपके हिसाब से ख़त्म हो गया है अभी अच्छा, तो। सब 9 अगर आप मई के 2 मिनट लोगों, बोलने दे तो मैं वैसे जी बताएं। अब मैं ओन वैसे साहब ये उनसे भी थोड़ा सा बात करें, मतलब वो ये भी थोड़े प्रोग्राम से में तशरीफ लाए हुए हैं। मैं जरा उनसे भी लास्ट कमेंट ले लूं जी, मैंने ये कहा आप है कि उनसे 9 मई का जो वाक़या है जी, ये आप लोगों का एटीट्यूड है, ये आपका बिहेवियर। आप कह रहे हैं पुलिस से बात करें, तब से आप बात करें। मैं तमाम नाज़रीन को कहती हूँ कि जाके यूट्यूब खोल के प्रोग्राम देख लीजिएगा, ये जब अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। क्या आप इतनी बात कर रहे हैं, बार बार आप कह रहे हैं कि आप उन्हीं से बात कर लें, उनको बल्कि बोलने का मौका ही नहीं मिला। वो छोटी सी बात करते हैं, हम मुझसे लड़ाई शुरू कर देते हैं। मैं तो आपको नहीं समझ पा रही आज जी भट्ट साहब। ये आप एक 9 मई और एक ये देखें इशू जो इन्होंने एक ट्वीट कर दिया, ये बहुत बड़ा, ये सेंसिटिव इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है कि ये जो आप कह रहे हैं जी 9 मई का तो इशू ख़त्म ही हो गया। वो तो लोग अभी जेल में, उन लोगों को सज़ाएँ मिलेंगी। मैं तो ये हैरान हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये चीज़ें ना रोकती और अदालतों को ना रोकती तो इनको सजाएं मिल जाती। तो मेरे ख्याल में ये ट्वीट वाला भी जो मसला ये ना होता। अब इनको चाहिए, मैं ये फिर कहूँगा कि इमरान खान को चाहिए 9 मई के वाक़े पे माफ़ी मांग ले। और ये ट्वीट है, आपको बताएं, उन्होंने उस ट्वीट को ना डिलीट नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि वो इस चीज़ को ऑन कर रहे हैं। और ये जो काम है, मैं कहता हूँ इसमें इनके आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अगर ये ऑन करते हैं तो फिर भी ये इनके ज़िम्मे है, अगर ऑन नहीं करते उसको डिलीट कर दें। आप ऑन की बात करें, आप दूसरे वाले ऑन की बात करें, इसको ऑन करते कि नहीं करते। वो ये ऑन साहब कह रहे हैं कि वो तो खत्म हो गया मामला। जी ऑन साहब, आपका लास्ट कमेंट। खुद सोचें। ऑन साहब ने तो उससे अगली एक स्टेटमेंट दे दी को खत्म ही हो गया 9 मई। जी ऑन साहब, आपका लास्ट कमेंट। बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस मुल्क पे अल्लाह रहम फरमाए जी। एंड आई विश कि पाकिस्तान में कम से कम वो सोच आ सके जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है। जिस हालात में इस वक्त ये मुल्क जी रहा है, इस तरीके से कौम ना जी सकती, ना मुल्क आगे चल सकता। और अगर ये लोग समझते हैं वाकई ये लोग इतने सीरियस हैं, तो अपनी किरदार के ऊपर देखें कि आप जिस मैंडेट पे बैठे हैं, इस तरीके 2-4 महीने से ज़्यादा आपकी हुकूमत नहीं चल सकती। थैंक यू सो मच। ये देखें, ये लोग हैं ना, इन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं किया कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को। और आवाम की जो हालत है उसका अब एक ही हल है कि हम इकट्ठे बैठें, मुल्की इस्तेकाम में इसी चीज़ में है कि हम मुआशी जो इस्तेकाम है वो भी लाएं और मुआशी इस्तेकाम उसी सूरत में है जब सियासी इस्तेकाम हो जाए। मैं आपसे फिर आज ये बात कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ बात करें, आप अपोजिशन में, हम हुकूमत में, हम बैठ के इन मसाइल का हल निकालेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल के ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।